हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के बारे में। भाग नंबर 5 संघ, अध्याय नंबर 1 हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब हम अध्याय 2 की बात करेंगे, जिसमें संसद के बारे में जानकारी साझा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत के संसद के बारे में 79 में बताया गया है, 79 नंबर पे संसद का गठन। संसद का गठन किस प्रकार होगा? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। जी हाँ दोस्तों, संसद का गठन जो होता है, जो संसद होते हैं, वो 2 सदनों से मिलकर बनती है, राज्यसभा और लोकसभा। 80 नंबर पे बताया गया है राज्यसभा की संरचना क्या है। इसको इन्होंने नंबर में डिवाइड करके भी पार्ट में किया हुआ है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे इन्होंने डिवाइड किया है। अब हम 1 नंबर की बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। कहाँ पे बताया गया है? राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और ख में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। मतलब जो राज्यसभा की संरचना है, उसमें राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और ख में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। नंबर 2, राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस नियमित अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड का के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्यों ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। नंबर 4, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। 5वां है नंबर पे, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करें। 81 नंबर पे है लोकसभा की संरचना। दोस्तों, हमने लास्ट बात किया राज्यसभा की संरचना, अब बात करते हैं लोकसभा की संरचना। इसमें भी 1, 2, 3 करके पार्टों में इन्होंने बताया है। जैसे 1 की बात करें, अनुच्छेद 331 उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा, ठीक है, का ख में इन्होंने बताया है, का के अंतर्गत राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से अनधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। 2 नंबर पे है खंड 1 के उपखंड का के प्रयोजनों के लिए का प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। और खापे बताया गया है प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। परंतु इस खंड के उपखंड का के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती। नंबर 3 पे है इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, यह अर्थ लगाया जाएगा
कि वह आई खंड 2 के उपखंड का और उस खंड के उपबंध के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। और 2 नंबर पे है खंड 2 के उपखंड खा के प्रयोजनों के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। 82 नंबर पे है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसा प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता। परंतु ये और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं। परंतु ये और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस अनुच्छेद के अधीन 1 नंबर पे है राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन का और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाए। पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। 83 नंबर पे है संसद के सदनों की अवधि। इसको इन्होंने 2 पार्ट में बताया। नंबर 1 पे है राज्यसभा का विघटन नहीं होगा किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद विधि द्वारा ऐसे निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशाक शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। नंबर 2 लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के परिवर्तन में न रहे जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। 84 नंबर पे है संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहर्त तभी होगा जब उसके अंदर 3 चीजें हों। का खा गा में बताया गया है। का पे है वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञापन करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। खा में वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का है। और गा पे उसके पास ऐसी अन्य अहर्ताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए। 85 नंबर पे है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। इसको 2 भागों में इन्होंने बताया। पहला है राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। नंबर 2 राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। 86 नंबर पे सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। इसको भी इन्होंने 2 भागों में बताया है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। नंबर 2 राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या
कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। 87 नंबर पे है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसको भी इन्होंने 2 भागों में बताया है। पहला है राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के अंतिम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आहवान के कारण बताएगा। नंबर 2, प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 पे इन्होंने बताया है प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। 88 नंबर पे है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने आपसे इस एपिसोड में बात किया संसद के बारे में। दोस्तों, संसद में हमने आपको बताया संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना क्या है, लोकसभा की संरचना क्या है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन क्या है, संसद के सदनों की अवधि क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं क्या है, संसद के सत्रावसान और विघटन क्या है, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण क्या है, कैसे होता है, ठीक है। और मैंने बात किया सदनों के बारे में, मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार क्या है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले एपिसोड में हम बताएंगे संसद के अधिकारी के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।